Chapter 8 Investment versus Speculation Results to be expected by the intelligent investor. निवेश वर्सेस सट्टा, बुद्धिमान निवेशक से अपेक्षित परिणाम। यह अध्याय उन दृष्टिकोणों की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा जिन्हें पुस्तक के शेष भाग में विस्तार से समझाया जाएगा। विशेष हम शुरुआत में ही व्यक्तिगत गैर पेशेवर निवेशक के लिए उपयुक्त पोर्टफोलियो नीति की अपनी अवधारणा को विकसित करना चाहते हैं। निवेश वर्सेस सट्टा, हम निवेशक से क्या मतलब रखते हैं? इस पुस्तक में इस शब्द का उपयोग सट्टेबाज के विपरीत अर्थ में किया जाएगा। 1934 में हमारी पाठ्य पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस में हमने निवेश और सट्टा के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास किया था। एक निवेश प्रक्रिया वह है जो गहन विश्लेषण के बाद पूंजी की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करती है। जो प्रक्रियाएं इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती वे सट्टा होती हैं। पिछले 38 वर्षों में हमने इस परिभाषा को मजबूती से अपनाए रखा है, लेकिन इस अवधि में निवेशक शब्द के उपयोग में हुए बड़े बदलावों को नोट करना सार्थक है। 1929 से 1932 के बड़े बाजार गिरावट के बाद सभी सामान्य स्टॉक्स को स्वाभाविक रूप से सट्टा माना जाता था। एक प्रमुख विशेषज्ञ ने सीधे तौर पर कहा था कि केवल बॉन्ड्स ही निवेश के लिए खरीदे जा सकते हैं। इस प्रकार हमें उस समय इस परिभाषा का बचाव करना पड़ा क्योंकि इसे निवेश की अवधारणा के लिए बहुत व्यापक माना जा रहा था। अब हमारी चिंता बिल्कुल उल्टी है। हमें अपने पाठकों को इस सामान्य प्रचलित भाषा से बचाना होगा जो निवेशक शब्द को शेयर बाजार में किसी भी व्यक्ति पर लागू कर देती है। अपनी पिछली संस्करण में हमने जून 1962 में हमारे अग्रणी वित्तीय समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर प्रकाशित इस प्रकार की सुर्खी का उल्लेख किया था। छोटे निवेशक निराशावादी हैं। वे छोटी छोटी लॉट्स को शॉर्ट बेच रहे हैं। अक्टूबर 1970 में उसी समाचार पत्र ने एक संपादकीय लिखा जिसमें उन लापरवाह निवेशकों की आलोचना की गई जो इस बार तेजी से खरीदारी कर रहे थे। ये उद्धरण निवेश और सट्टा शब्दों के उपयोग में कई वर्षों से प्रचलित भ्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। हमारी ऊपर दी गई निवेश की परिभाषा पर विचार करें और उसकी तुलना एक सामान्य व्यक्ति द्वारा कुछ शेयर बेचने से करें जो उसके पास है भी नहीं और जो केवल एक भावनात्मक धारणा के आधार पर मानता है कि वह इन्हें बहुत कम कीमत पर वापस खरीद लेगा। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं है कि जब 1962 का लेख प्रकाशित हुआ तब बाजार पहले ही बड़ी गिरावट का सामना कर चुका था और अब एक बड़ी उछाल की तैयारी में था। यह संभवतः शॉर्ट सेलिंग के लिए सबसे खराब समय था। एक व्यापक दृष्टिकोण में बाद में प्रयुक्त वाक्यांश लापरवाह निवेशक को एक हास्यास्पद विरोधाभास माना जा सकता है, कुछ ऐसा जैसे फिजूल खर्ची करने वाले कंजूस। यदि इस भाषा के दुरुपयोग के परिणाम इतने हानिकारक न होते। समाचार पत्र ने इन उदाहरणों में निवेशक शब्द का उपयोग इसलिए किया क्योंकि वॉल स्ट्रीट की सरल भाषा में जो भी कोई सुरक्षा खरीदता या बेचता है वह निवेशक बन जाता है, भले ही वह क्या खरीदता है, किस उद्देश्य से, किस कीमत पर, या नकद में या उधारी पर। इसकी तुलना 1948 में आम जनता के सामान्य स्टॉक्स के प्रति दृष्टिकोण से करें जब 90% से अधिक लोगों ने सामान्य स्टॉक्स खरीदने का विरोध किया। इनमें से लगभग आधे लोगों ने इसका कारण बताया सुरक्षित नहीं, जुआ है, और शेष आधे ने कहा परिचित नहीं है। यह वास्तव में विडंबना है, हालांकि आश्चर्यजनक नहीं है कि जब सामान्य स्टॉक्स बेहद आकर्षक आधार पर बिक रहे थे और इतिहास में अपनी सबसे बड़ी वृद्धि शुरू करने वाले थे तब उन्हें व्यापक रूप से अत्यधिक सट्टा या जोखिम भरा माना गया। इसके विपरीत जैसे ही वे ऐसे स्तर तक बढ़ गए जो पिछले अनुभव के आधार पर निस्संदेह खतरनाक थे, उन्हें निवेश के रूप में बदल दिया गया और पूरे स्टॉक खरीदने वाले जनसमूह को निवेशक के रूप में देखा जाने लगा। सामान्य स्टॉक्स में निवेश और सट्टा के बीच अंतर हमेशा उपयोगी रहा है और इसका गायब हो जाना चिंता का विषय है। हमने अक्सर कहा है कि वॉल स्ट्रीट जैसी संस्था के लिए यह बेहतर होगा कि वह इस अंतर को फिर से स्थापित करे और जनता के साथ अपने सभी व्यवहारों में इसे महत्व दे, अन्यथा किसी दिन स्टॉक एक्सचेंजों पर भारी सट्टा घाटे के लिए दोष लगाया जा सकता है
जिनसे प्रभावित लोगों को पहले से उचित चेतावनी नहीं दी गई थी। विडंबना यह है कि हाल ही में कई स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों की वित्तीय कठिनाइयों का एक बड़ा कारण उनके स्वयं के पूंजी कोष में सट्टा सामान्य स्टॉक्स का शामिल होना प्रतीत होता है। हमें उम्मीद है कि इस पुस्तक का पाठक सामान्य स्टॉक्स में निवेश के साथ जुड़े जोखिमों का एक स्पष्ट विचार प्राप्त करेगा, ऐसे जोखिम जो लाभ के अवसरों से अविभाज्य हैं और जिन्हें निवेशक को अपनी गणनाओं में शामिल करना चाहिए। हमने जो अभी कहा है वह यह संकेत करता है कि अब शायद ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पूरी तरह शुद्ध निवेश नीति कहा जा सके, जिसमें प्रतिनिधि सामान्य स्टॉक शामिल हों। ऐसी नीति जिसमें आप हमेशा इन्हें इस कीमत पर खरीद सकें जो बाजार या मूल्यांकन हानि के किसी बड़े जोखिम को शामिल न करे। अधिकांश समय में निवेशक को यह स्वीकार करना होगा कि उसकी सामान्य स्टॉक होल्डिंग्स में सट्टा तत्व मौजूद है। निवेशक का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि यह तत्व सीमित दायरे में रहे और वह वित्तीय और मानसिक रूप से उन प्रतिकूल परिणामों के लिए तैयार रहे जो कम या लंबी अवधि तक हो सकते हैं। सट्टा स्पेकुलेशन के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि इसे उस सट्टात्मक तत्व से अलग किया जाए जो अब अधिकांश सामान्य स्टॉक्स में निहित है। स्पष्ट रूप से सट्टा करना न तो अवैध है न ही अनैतिक, और ज्यादातर लोगों के लिए यह आर्थिक रूप से फायदेमंद भी नहीं होता। इससे भी अधिक कुछ हद तक सट्टा आवश्यक और अपरिहार्य है, क्योंकि कई सामान्य स्टॉक स्थितियों में लाभ और हानि दोनों की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं और इन जोखिमों को किसी को तो स्वीकार करना ही होता है। जैसे समझदारी से निवेश किया जा सकता है, वैसे ही समझदारी से सट्टा भी किया जा सकता है, लेकिन सट्टा कई तरीकों से अत्यंत अविवेकी हो सकता है। इनमें सबसे प्रमुख है जब आप सट्टा कर रहे हों लेकिन सोच रहे हों कि आप निवेश कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेना जबकि आपके पास इसके लिए उचित ज्ञान और कौशल न हो। सट्टा करने में अपनी क्षमता से अधिक धन का जोखिम उठाना। हमारी रूढ़िवादी दृष्टि के अनुसार हर गैर पेशेवर व्यक्ति जो उधार पर मार्जिन पर काम करता है उसे यह समझना चाहिए कि वह वास्तव में सट्टा कर रहा है और यह उसके ब्रोकर का कर्तव्य है कि वह उसे इस बारे में सलाह दे। इसके अलावा जो भी व्यक्ति किसी हॉट सामान्य स्टॉक का हिस्सा खरीदता है या इस तरह के किसी अन्य तरीके से खरीदारी करता है, वह या तो सट्टा कर रहा है या जुआ खेल रहा है। सट्टा हमेशा आकर्षक होता है और जब तक आप लाभ में हैं, यह बहुत मजेदार भी हो सकता है। यदि आप इसमें अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो इस उद्देश्य के लिए अपने पूंजी का एक हिस्सा जितना छोटा हो सके उतना बेहतर अलग रखें। कभी भी इस खाते में अधिक पैसा न जोड़े सिर्फ इसलिए कि बाजार ऊपर जा रहा है और लाभ हो रहा है। यह समय है जब आपको अपने सट्टा खाते से पैसा निकालने के बारे में सोचना चाहिए। कभी भी अपने सट्टा और निवेश कार्यों को एक ही खाते में न मिलाएं, न ही अपने विचारों में इन्हें पूरी तरह अलग रखना ही समझदारी है। रक्षात्मक निवेशक द्वारा अपेक्षित परिणाम। हमने पहले ही रक्षात्मक निवेशक को एक ऐसा व्यक्ति परिभाषित किया है जो मुख्य रूप से सुरक्षा और झंझट से मुक्त रहने में रुचि रखता है। सामान्य रूप से उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए और औसत सामान्य परिस्थितियों में वह क्या रिटर्न की अपेक्षा कर सकता है अगर ऐसी परिस्थितियां वास्तव में मौजूद हैं। इन सवालों का उत्तर देने के लिए हम पहले देखेंगे कि 7 साल पहले हमने इस विषय पर क्या लिखा था। फिर यह समझेंगे कि तब से अब तक निवेशकों के संभावित रिटर्न को प्रभावित करने वाले बुनियादी कारकों में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और अंत में यह जानेंगे कि वर्तमान 1972 की शुरुआत परिस्थितियों में उसे क्या करना चाहिए और क्या उम्मीद करनी चाहिए। 6 साल पहले हमने क्या कहा? हमने सिफारिश की थी कि निवेशक अपनी होल्डिंग्स को उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स और प्रमुख सामान्य स्टॉक्स के बीच विभाजित करे। बॉन्ड्स में रखे गए हिस्से का अनुपात 25% से कम और 75% से अधिक नहीं होना चाहिए और इसके विपरीत सामान्य स्टॉक्स के लिए भी यही नियम लागू हो। उसका सबसे सरल विकल्प 50 से 50 के अनुपात को बनाए रखना होगा और बाजार की गतिविधियों के कारण जब यह संतुलन 5% तक बिगड़ जाए तो इसे समायोजित कर फिर से बराबरी पर लाना होगा। एक वैकल्पिक नीति के रूप में
वह अपने सामान्य स्टॉक्स के घटक को 25% तक कम कर सकता है अगर उसे लगता है कि बाजार खतरनाक रूप से ऊंचा है। इसके विपरीत वह इसे 75% तक बढ़ा सकता है अगर उसे लगता है कि स्टॉक की कीमतों में गिरावट उन्हें अधिक आकर्षक बना रही है। 1965 में निवेशक उच्च गुणवत्ता वाले टैक्सेबल बॉन्ड्स पर लगभग 4.5% और अच्छे टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर लगभग 3.25% प्राप्त कर सकता था। प्रमुख सामान्य स्टॉक्स पर DJIA 892 पर लाभांश रिटर्न केवल लगभग 3.2% था। यह तथ्य और अन्य संकेतकों ने सतर्कता का सुझाव दिया। हमने कहा था कि बाजार के सामान्य स्तरों पर निवेशक अपने स्टॉक की खरीद पर प्रारंभिक लाभांश रिटर्न 3.5% से 4.5% के बीच प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही उसे स्टॉक्स की अंतर्निहित कीमतों और सामान्य बाजार मूल्य में समान मात्रा में स्थिर वृद्धि की भी अपेक्षा करनी चाहिए। यह लाभांश और सराहना के संयुक्त रूप से लगभग 7.5% प्रति वर्ष का रिटर्न देगा। बॉन्ड्स और स्टॉक्स के बीच आधा आधा विभाजन कर निवेशक लगभग 6% रिटर्न आयकर से पहले प्राप्त कर सकता था। हमने यह भी जोड़ा कि स्टॉक्स का घटक बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति के कारण खरीद क्षमता के नुकसान के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ऊपर दिए गए गणितीय विश्लेषण ने स्टॉक मार्केट में 1949 से 1964 के बीच देखी गई प्रगति की तुलना में बहुत धीमी दर की अपेक्षा की थी। उस अवधि में सूचीबद्ध स्टॉक्स का औसत लाभ 10% से भी अधिक था और इसे आम तौर पर एक तरह की गारंटी माना जा रहा था कि भविष्य में भी इसी तरह के संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। बहुत कम लोग इस संभावना पर गंभीरता से विचार करने को तैयार थे कि पिछली तेज वृद्धि दर का मतलब यह हो सकता है कि स्टॉक्स की कीमतें अब बहुत अधिक हैं और 1949 के बाद से अद्भुत परिणाम भविष्य के लिए अच्छे नहीं बल्कि खराब परिणामों का संकेत दे सकते हैं। 1964 के बाद क्या हुआ? 1964 के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उच्च ग्रेड बॉन्ड्स पर ब्याज दरें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। हालांकि 1970 के न्यूनतम स्तरों के बाद इसमें काफी सुधार हुआ। वर्तमान में अच्छे कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न 7.5% या उससे अधिक है, जबकि 1964 में यह केवल 4.5% था। इस बीच प्रकार के स्टॉक्स पर लाभांश रिटर्न में भी एक 96970 के बाजार गिरावट के दौरान मामूली वृद्धि हुई। हालांकि जब हम यह लिख रहे हैं 2900 के स्तर पर यह केवल 3.5% से भी कम है, जबकि 1964 के अंत में यह 3.2% था। इस दौरान ब्याज दरों में हुए बदलाव ने मध्यम अवधि के बॉन्ड्स जैसे 20 साल की अवधि वाले की बाजार कीमतों में लगभग 38% की अधिकतम गिरावट ला दी। इन घटनाओं में एक विरोधाभासी पहलू भी है। 1964 में हमने यह संभावना विस्तार से चर्चा की थी कि स्टॉक्स की कीमतें शायद बहुत अधिक है और अंततः उनमें एक बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन हमने विशेष रूप से यह संभावना नहीं जताई थी कि उच्च ग्रेड बॉन्ड्स की कीमतों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। हमारे ज्ञान में किसी और ने भी ऐसा नहीं किया था। हालांकि हमने चेतावनी दी थी कि लंबी अवधि वाले बॉन्ड्स ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए हमें लगता है कि यह चेतावनी और इससे जुड़े उदाहरण पर्याप्त रूप से जोर देकर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। तथ्य यह है कि अगर निवेशक ने 1964 में DJIA के समापन मूल्य 874 पर एक निश्चित राशि लगाई होती तो 1971 के अंत में उसे उस पर एक छोटा सा लाभ मिलता। यहाँ तक कि 1970 के निम्नतम स्तर 631 पर भी उसकी संभावित हानि उच्च ग्रेड लंबे अवधि वाले बॉन्ड्स में दिखाई गई हानि से कम होती। दूसरी ओर, यदि निवेशक ने अपने बॉन्ड प्रकार निवेशों को केवल अमेरिकी बचत बॉन्ड्स, लघु अवधि के कॉरपोरेट बॉन्ड्स या बचत खातों तक सीमित रखा होता तो इस अवधि में उसके मुख्य धन की बाजार कीमत में कोई हानि नहीं होती और उसे अच्छे स्टॉक्स की तुलना में
अधिक आय प्राप्त होती। इसका मतलब यह हुआ कि 1964 में सच्चे कैश समकक्ष सामान्य स्टॉक्स की तुलना में बेहतर निवेश साबित हुए। भले ही मुद्रास्फीति के अनुभव ने सिद्धांततः स्टॉक्स को नकदी पर वरीयता देनी चाहिए थी, अच्छे लंबे अवधि वाले बॉन्ड्स के उद्धृत मूल्य में गिरावट मनी मार्केट के विकास के कारण हुई, जो आमतौर पर व्यक्तियों की निवेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता। यह समय के साथ अनगिनत अनुभवों में से एक है जिसने यह साबित किया है कि प्रतिभूतियों की कीमतों का भविष्य कभी भी सटीक रूप से अनुमानित नहीं किया जा सकता। लगभग हमेशा बॉन्ड्स की कीमतों में उतार चढ़ाव स्टॉक्स की तुलना में कम होता है और आमतौर पर निवेशक किसी भी अवधि के अच्छे बॉन्ड्स खरीद सकते हैं बिना उनकी बाजार कीमतों में परिवर्तन की चिंता किए। हालांकि इसके कुछ अपवाद रहे हैं और 1964 के बाद की अवधि उनमें से एक साबित हुई। बॉन्ड की कीमतों में परिवर्तन पर हम बाद के अध्याय में और अधिक चर्चा करेंगे। 1971 के अंत और 1972 की शुरुआत में अपेक्षाएं और नीति। 1971 के अंत तक अच्छे मध्यम अवधि के कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर 8% कर योग्य ब्याज प्राप्त करना संभव था और अच्छे राज्य या नगरपालिका प्रतिभूतियों पर 5.7% कर मुक्त ब्याज। लघु अवधि के क्षेत्र में निवेशक 5 वर्षों में परिपक्व होने वाले अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स पर लगभग 6% कमा सकते थे। इस मामले में खरीदार को बाजार मूल्य में संभावित हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह एक तुलनात्मक रूप से छोटे होल्डिंग अवधि के अंत में 6% ब्याज रिटर्न सहित पूर्ण पुनर्भुगतान के लिए आश्वस्त है। 1971 में DJIA का पुनरावृत्त मूल्य स्तर 900 पर केवल 3.5% का लाभांश प्रदान करता है। मान ले कि वर्तमान में जैसे कि अतीत में था, मुख्य नीति निर्णय यह करना है कि निधि को उच्च ग्रेड वाले बॉन्ड या अन्य तथाकथित कैश समकक्षों और प्रमुख प्रकार के स्टॉक्स के बीच कैसे विभाजित किया जाए। वर्तमान परिस्थितियों में जब हमारे पास निकट भविष्य में कोई महत्वपूर्ण ऊपर या नीचे की ओर गति की भविष्यवाणी करने का मजबूत कारण नहीं है, तो निवेशक को क्या कदम उठाना चाहिए? पहले यह समझना चाहिए कि अगर कोई गंभीर प्रतिकूल बदलाव नहीं होता है, तो रक्षात्मक निवेशक अपने स्टॉक्स पर मौजूदा 3.5% लाभांश आय और साथ ही लगभग 4% वार्षिक मूल्य वृद्धि पर भरोसा कर सकता है। जैसा कि हम बाद में समझाएंगे, यह वृद्धि मुख्य रूप से विभिन्न कंपनियों द्वारा अवितरित मुनाफे से वार्षिक पुनर्निवेश पर आधारित है। कर पूर्व आधार पर उसके स्टॉक से संयुक्त रिटर्न औसतन लगभग 7.5% होगा, जो उच्च ग्रेड बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज से थोड़ा कम है। कर के बाद स्टॉक्स पर औसत रिटर्न लगभग 5.3% होगा। यह उस स्तर के समान है जो अब अच्छे कर मुक्त मध्यम अवधि के बॉन्ड्स पर प्राप्त किया जा सकता है। ये अपेक्षाएं 1964 के हमारे विश्लेषण की तुलना में बॉन्ड्स के मुकाबले स्टॉक्स के लिए कम अनुकूल है। यह निष्कर्ष अनिवार्य रूप से इस तथ्य से निकला है कि 1964 के बाद से बॉन्ड यील्ड स्टॉक्स यील्ड्स की तुलना में बहुत अधिक बढ़ी हैं। हमें इस तथ्य को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अच्छे बॉन्ड्स पर ब्याज और मूल राशि का भुगतान स्टॉक्स पर मिलने वाले लाभांश और मूल्य वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और निश्चित होता है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं कि अब 1971 के अंत की ओर बॉन्ड्स में निवेश स्टॉक्स में निवेश की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर प्रतीत होता है। अगर हमें यह सुनिश्चित हो कि यह निष्कर्ष सही है, तो हमें रक्षात्मक निवेशक को सलाह देनी होगी कि वह अपने सभी पैसे बॉन्ड्स में लगाए और तब तक सामान्य स्टॉक्स में कुछ भी न लगाए जब तक कि वर्तमान यील्ड संबंध स्टॉक्स के पक्ष में काफी हद तक न बदल जाए। लेकिन निश्चित रूप से हम यह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते कि वर्तमान स्तरों से बॉन्ड्स स्टॉक्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पाठक तुरंत मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के कारक को एक प्रभावशाली कारण के रूप में सोचेंगे जो विपरीत पक्ष में है। अगले अध्याय में हम तर्क देंगे कि इस सदी के दौरान अमेरिका में मुद्रास्फीति के साथ हमारे पर्याप्त अनुभव से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वर्तमान यील्ड अंतराल पर स्टॉक्स को
बॉन्ड्स के मुकाबले चुना जाना चाहिए, लेकिन हमेशा एक संभावना होती है, हालांकि हम इसे दूर की संभावना मानते हैं कि मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ सकती है, जो किसी न किसी रूप में स्टॉक्स को उन बॉन्ड्स की तुलना में बेहतर बना देगी जो एक निश्चित डॉलर राशि में देय होते हैं। इसके अलावा एक और संभावना है जिसे हम भी अत्यधिक असंभावित मानते हैं कि अमेरिकी व्यापार इतना अधिक लाभदायक हो जाएगा बिना तेज मुद्रास्फीति के कि यह अगले कुछ वर्षों में सामान्य स्टॉक्स के मूल्यों में बड़ी वृद्धि को उचित ठहराएगा। अंततः एक और परिचित संभावना यह भी है कि हम स्टॉक मार्केट में एक और बड़े सट्टात्मक स्पेक्यूलेटिव उछाल को देख सकते हैं, बिना इसके कि मूलभूत मूल्यों में कोई वास्तविक औचित्य हो। इनमें से कोई भी कारण और शायद अन्य कारण जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है, निवेशक को इस बात का पछतावा करवा सकते हैं कि उन्होंने 100% निवेश बॉन्ड्स में किया, भले ही उनकी यील्ड स्तर अधिक अनुकूल हो। इसलिए इन मुख्य विचारों पर संक्षिप्त चर्चा के बाद हम फिर से रक्षात्मक निवेशकों के लिए वही बुनियादी समझौता नीति बताते हैं, यानी यह कि वे हमेशा अपनी निधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बॉन्ड प्रकार की होल्डिंग्स में और एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्टॉक इक्विटी में भी रखें। यह अभी भी सच है कि वे 50 से 50 के सरल विभाजन को बनाए रखने का विकल्प चुन सकते हैं या फिर अपने निर्णय पर आधारित अनुपात को समायोजित कर सकते हैं, जिसमें किसी भी घटक का न्यूनतम 25% और अधिकतम 75% हो सकता है। इन वैकल्पिक नीतियों पर हमारा विस्तृत दृष्टिकोण हम अगले अध्याय में देंगे। चूंकि वर्तमान में सामान्य स्टॉक से अपेक्षित कुल रिटर्न लगभग बॉन्ड्स के बराबर है, इसलिए निवेशक के लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखेगा कि वह अपनी निधि को इन दो घटकों के बीच कैसे विभाजित करता है। जैसा कि ऊपर गणना की गई है, दोनों हिस्सों से कर पूर्व कुल रिटर्न लगभग 7.8% होना चाहिए या करमुक्त या अनुमानित कर भुगतान आधार पर 5.5%। इस स्तर का रिटर्न दीर्घकालिक अतीत में एक सामान्य रूढ़िवादी निवेशक द्वारा प्राप्त रिटर्न से काफी अधिक है। हालांकि यह 1949 के बाद के 20 वर्षों के मुख्यतः बुल मार्केट में सामान्य स्टॉक से प्राप्त 14% या उससे अधिक के रिटर्न की तुलना में उतना आकर्षक नहीं लग सकता, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि 1949 से 1969 के बीच DJIA डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का मूल्य 5 गुना से अधिक बढ़ा था, जबकि उसकी आय, अर्निंग्स और लाभांश डिविडेंड्स लगभग दोगुने ही हुए थे। इस प्रकार उस अवधि के प्रभावशाली बाजार रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा निवेशकों और सट्टेबाजों के दृष्टिकोण में बदलाव पर आधारित था, न कि वास्तविक कॉर्पोरेट मूल्यों में। इस हद तक इसे बूटस्ट्रैप ऑपरेशन कहा जा सकता है। रक्षात्मक निवेशक के सामान्य स्टॉक पोर्टफोलियो पर चर्चा करते हुए हमने केवल उन प्रमुख स्टॉक्स का उल्लेख किया है जो डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 30 घटकों में शामिल हैं। यह केवल सुविधा के लिए किया गया है, न कि यह कहने के लिए कि केवल यही 30 स्टॉक्स खरीदने के लिए उपयुक्त हैं। वास्तव में कई अन्य कंपनियां हैं जिनकी गुणवत्ता डॉव जोन्स सूची के औसत के बराबर या उससे बेहतर हो सकती है। इनमें कई सार्वजनिक उपयोगिताएं, पब्लिक यूटिलिटीज शामिल हैं, जिनके लिए अलग से एक डॉव जोन्स औसत है। मुख्य बिंदु यह है कि रक्षात्मक निवेशक के कुल परिणाम किसी भी विविधतापूर्ण या प्रातिनिधिक सूची से बहुत अलग नहीं होंगे, या सटीक रूप से कहें वह या उसके सलाहकार यह निश्चित रूप से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि कौन से अंतर अंततः विकसित होंगे। यह सच है कि कुशल या चतुर निवेश की कला का उद्देश्य विशेष रूप से उन स्टॉक्स का चयन करना होता है जो सामान्य बाजार से बेहतर परिणाम देंगे, लेकिन कुछ कारणों के आधार पर जो हम कहीं और चर्चा करेंगे, हमें इस पर संदेह है कि रक्षात्मक निवेशक सामान्य रूप से औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जो वास्तव में उनके अपने कुल प्रदर्शन को हराने के बराबर होगा। हमारा यह संदेह विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित बड़े फंड्स तक भी फैला हुआ है। हम अपने दृष्टिकोण को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे जो पहली नजर में इसके विपरीत साबित कर सकता है। दिसंबर 1960 और दिसंबर 1970 के बीच DJIA डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 616 से बढ़कर 839 पर पहुंच गया, यानी 36% की वृद्धि हुई। लेकिन इसी अवधि में 500 स्टॉक्स के स्टैंडर्ड एंड पुअर्स वेटेड इंडेक्स में
58.11 से 92.15 तक की वृद्धि हुई, यानी 58% की वृद्धि। स्पष्ट रूप से दूसरे समूह ने पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन 1960 में कौन इतना साहसिक भविष्यवाणी कर सकता था कि सामान्य स्टॉक्स का यह विविधतापूर्ण संग्रह डॉव के 30 टायरेंट्स 30 श्रेष्ठ कंपनियां को निश्चित रूप से पीछे छोड़ देगा। यह सब इस बात को साबित करता है, जैसा कि हम जोर देते हैं, कि मूल्य परिवर्तनों चाहे वे पूर्ण हो या सापेक्ष के बारे में विश्वसनीय पूर्वानुमान केवल दुर्लभ मामलों में ही किए जा सकते हैं। हम यहाँ बिना किसी झिझक के दोहराते हैं, क्योंकि यह चेतावनी बार बार दी जानी चाहिए कि निवेशक को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि नए ऑफरिंग्स, नई पेशकश या किसी भी प्रकार के हॉट इशूज जिन्हें त्वरित लाभ के लिए अनुशंसित किया गया हो, खरीद कर औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। वास्तव में दीर्घकालिक में इसका उल्टा सच होने की संभावना अधिक है। रक्षात्मक निवेशक को केवल महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयरों तक ही सीमित रहना चाहिए, जिनका लाभदायक संचालन का एक लंबा रिकॉर्ड हो और जो मजबूत वित्तीय स्थिति में हो। कोई भी सक्षम सुरक्षा विश्लेषक ऐसी सूची बना सकता है। आक्रामक निवेशक अन्य प्रकार के सामान्य स्टॉक्स खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से आकर्षक आधार पर खरीदा जाना चाहिए, जिसे बुद्धिमान विश्लेषण के माध्यम से स्थापित किया गया हो। इस खंड को समाप्त करते हुए हम रक्षात्मक निवेशक के लिए 3 सहायक अवधारणाओं या प्रथाओं का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। पहली अवधारणा यह है कि निवेशक अपने स्वयं के सामान्य स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाने के बजाय अच्छी तरह से स्थापित निवेश फंड्स के शेयर खरीद सकता है। वह कॉमन ट्रस्ट फंड्स या कॉमिंगल फंड्स का भी उपयोग कर सकता है, जो कई राज्यों में ट्रस्ट कंपनियों और बैंकों द्वारा संचालित होते हैं, या यदि उसकी निधि पर्याप्त हो तो वह किसी मान्यता प्राप्त निवेश परामर्श फर्म की सेवाएं ले सकता है। यह उसे उसके निवेश कार्यक्रम का पेशेवर प्रबंधन प्रदान करेगा, जो मानक दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। तीसरी अवधारणा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की तकनीक है, जिसका अर्थ है कि निवेशक हर महीने या हर तिमाही समान राशि का निवेश सामान्य स्टॉक्स में करता है। इस प्रकार वह तब अधिक शेयर खरीदता है जब बाजार नीचे हो और कम शेयर जब बाजार ऊपर हो, और इसके परिणामस्वरूप उसे अपनी सभी होल्डिंग्स के लिए एक संतोषजनक औसत मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है। सख्त तौर पर कहें तो यह विधि एक व्यापक दृष्टिकोण फॉर्मूला इन्वेस्टिंग का अनुप्रयोग है। इसका उल्लेख पहले हमारे इस सुझाव में किया गया था कि निवेशक सामान्य स्टॉक्स की अपनी होल्डिंग्स को 25% न्यूनतम और 75% अधिकतम के बीच बदल सकता है, और यह बाजार की गतिविधियों के विपरीत अनुपात में होगा। ये विचार रक्षात्मक निवेशक के लिए लाभकारी हैं, और इन पर आगे के अध्यायों में अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी। आक्रामक निवेशक द्वारा अपेक्षित परिणाम। हमारा उद्यमी सुरक्षा खरीदार स्वाभाविक रूप से अपने रक्षात्मक या निष्क्रिय साथी की तुलना में बेहतर समग्र परिणाम प्राप्त करने की इच्छा और अपेक्षा करेगा, लेकिन सबसे पहले उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके परिणाम बदतर नहीं होंगे। यह कोई कठिन काम नहीं है कि कोई व्यक्ति वॉल स्ट्रीट में बहुत अधिक ऊर्जा, अध्ययन और स्वाभाविक क्षमता लेकर आए और फिर मुनाफे के बजाय घाटे के साथ समाप्त हो जाए। ये गुण यदि गलत दिशाओं में उपयोग किए जाते हैं तो बाधाओं, हैंडीकैप्स से अलग नहीं रह जाते। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उद्यमी निवेशक अपनी शुरुआत एक स्पष्ट धारणा के साथ करे कि कौन से कार्य सफल होने की उचित संभावनाएं प्रदान करते हैं और कौन से नहीं। पहले हम उन कई तरीकों पर विचार करते हैं जिनके द्वारा निवेशक और सट्टेबाज सामान्यतः औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इनमें शामिल हैं: 1. बाजार में व्यापार। इसका सामान्य अर्थ है बाजार के बढ़ने पर स्टॉक्स खरीदना और जब बाजार नीचे की ओर मुड़ता है तो उन्हें बेचना। जो स्टॉक्स चुने जाते हैं वे आम तौर पर उन स्टॉक्स में से होते हैं जिन्होंने बाजार के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। कुछ पेशेवर अक्सर शॉर्ट सेलिंग में संलग्न होते हैं। यहाँ वे ऐसे स्टॉक्स को बेचते हैं जो उनके पास नहीं होते, बल्कि वे उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के स्थापित तंत्र के माध्यम से उधार लेते हैं। उनका उद्देश्य इन स्टॉक्स के मूल्य में गिरावट से लाभ उठाना है।
अर्थात वे इन्हें उस कीमत से कम पर वापस खरीदने का प्रयास करते हैं जिस पर इन्होंने पहले बेचा था, जैसा कि हम पृष्ठ 19 पर वॉल स्ट्रीट जर्नल से उद्धृत करते हैं। यहाँ तक कि छोटे निवेशक, यह शब्द हटाया जाए, कभी कभी बिना कौशल के शॉर्ट सेलिंग की कोशिश करते हैं। 2. संक्षिप्तकालिक चयनात्मकता। इसका अर्थ है उन कंपनियों के स्टॉक्स खरीदना जो बढ़ी हुई आय की रिपोर्ट कर रही हैं या जिनसे किसी अन्य सकारात्मक विकास की उम्मीद है। 3. दीर्घकालिक चयनात्मकता। यहाँ आमतौर पर पिछले विकास के उत्कृष्ट रिकॉर्ड पर जोर दिया जाता है जिसे भविष्य में जारी रहने की संभावना मानी जाती है। कुछ मामलों में निवेशक उन कंपनियों को भी चुन सकते हैं जो अभी तक प्रभावशाली परिणाम नहीं दिखा पाई हैं, लेकिन जिनसे बाद में उच्च आय शक्ति स्थापित होने की उम्मीद है। ऐसी कंपनियां अक्सर किसी तकनीकी क्षेत्र जैसे कंप्यूटर, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स में होती हैं और ये अक्सर नए प्रक्रियाओं या उत्पादों को विकसित कर रही होती हैं जिन्हें विशेष रूप से आशाजनक माना जाता है। हम पहले ही इन गतिविधियों के क्षेत्रों में निवेशक की समग्र सफलता की संभावना पर नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त कर चुके हैं। पहले वाले को हमने सिद्धांतिक और वास्तविक कारणों से निवेश के क्षेत्र से बाहर कर दिया है। स्टॉक व्यापार एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो गहन विश्लेषण के बाद मुख्य धन की सुरक्षा और संतोषजनक रिटर्न प्रदान करती हो। स्टॉक व्यापार पर अधिक चर्चा हम एक बाद के अध्याय में करेंगे। अपने चुने हुए स्टॉक्स को सही तरीके से चुनने की कोशिश करते हुए, चाहे वह निकट भविष्य के लिए हो या दीर्घकालिक भविष्य के लिए, निवेशक 2 प्रकार की बाधाओं का सामना करता है। पहली बाधा मानव की त्रुटिपूर्णता से और दूसरी उसकी प्रतिस्पर्धा की प्रकृति से। निवेशक भविष्य के बारे में अपनी भविष्यवाणी में गलत हो सकता है या फिर यदि वह सही भी होता है तो वर्तमान बाजार मूल्य पहले से ही वह सब कुछ प्रतिबिंबित कर सकता है जिसकी वह उम्मीद कर रहा है। निकटकालिक चयनात्मकता के क्षेत्र में कंपनी के वर्तमान वर्ष के परिणाम सामान्य रूप से वॉल स्ट्रीट पर सार्वजनिक जानकारी होते हैं। अगले वर्ष के परिणाम, जितना कि वे अनुमानित किए जा सकते हैं, पहले से ही वधानीपूर्वक विचार किए जा रहे होते हैं। इसलिए जो निवेशक मुख्य रूप से इस साल के बेहतर परिणामों के आधार पर स्टॉक्स का चयन करता है या अगले वर्ष के लिए जो उसे बताया गया है उस पर आधारित होता है, उसे यह महसूस हो सकता है कि अन्य लोग भी यही काम उसी कारण से कर चुके हैं। दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए स्टॉक्स का चयन करते समय निवेशक की बाधाएं मूल रूप से वही होती है। भविष्यवाणी में पूरी तरह से गलत होने की संभावना, जिसे हमने पृष्ठ 6 पर एयरलाइनों के उदाहरण से स्पष्ट किया था, निश्चित रूप से कटकालिक आय की भविष्यवाणी की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि विशेषज्ञ अक्सर ऐसी भविष्यवाणियों में गलत होते हैं। इसलिए यह सिद्धांत रूप से संभव है कि एक निवेशक वॉल स्ट्रीट के समग्र दृष्टिकोण से गलत भविष्यवाणियां कर रहा हो, लेकिन सही भविष्यवाणियां करने पर उसे बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन यह केवल सिद्धांत है। कितने उद्यमी निवेशक इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उनके पास वह तीव्र दृष्टि या भविष्यवाणी की क्षमता होगी जो पेशेवर विश्लेषकों को लंबे समय तक भविष्य की आय का अनुमान लगाने के खेल में हरा सके। इसलिए हम इस तार्किक और थोड़े निराशाजनक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बेहतर से बेहतर परिणाम की निरंतर संभावना का आनंद लेने के लिए निवेशक को ऐसी नीतियों का पालन करना चाहिए जो एक स्वाभाविक रूप से सुरक्षित और आशाजनक हो और 2 वॉल स्ट्रीट पर लोकप्रिय न हो। क्या ऐसे नीतियां उपलब्ध हैं जो उद्यमी निवेशक के लिए कारगर हो सकती हैं? सिद्धांत में एक बार फिर इसका उत्तर हाँ होना चाहिए और व्यावहारिक रूप से भी इस उत्तर का सकारात्मक होना संभव है। हर कोई जानता है कि सट्टेबाजी के कारण स्टॉक्स की कीमतें दोनों दिशाओं में अत्यधिक बढ़ जाती हैं, अक्सर सामान्य बाजार में और कम से कम कुछ व्यक्तिगत मुद्दों में हमेशा। इसके अलावा एक सामान्य स्टॉक को दिलचस्पी की कमी या अनुचित लोकप्रिय पूर्वाग्रह के कारण कम आंका जा सकता है। हम आगे यह भी कह सकते हैं कि सामान्य स्टॉक्स में से एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग में शामिल लोग अपने शरीर के अंगों के बीच अंतर नहीं कर पाते। इसे शिष्ट शब्दों में कहें तो इस पुस्तक में हम मूल्य और कीमत के बीच कई उदाहरणों का उल्लेख करेंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसे संख्याओं के लिए अच्छा सिर है, वॉल स्ट्रीट पर असल में एक शानदार समय बिता सकता है।
दूसरों की मूर्खता से लाभ उठाकर ऐसा लगता है, लेकिन यह सादा नहीं होता। एक उपेक्षित और इसलिए कम आंके गए स्टॉक को लाभ के लिए खरीदना आमतौर पर एक लंबा और धैर्य की परीक्षा देने वाला अनुभव साबित होता है, और एक अत्यधिक लोकप्रिय और इसलिए अधिक आंके गए स्टॉक को शॉर्ट बेचना केवल व्यक्ति की साहस और सहनशक्ति की परीक्षा नहीं होती, बल्कि यह उसकी जेब की गहराई का भी परीक्षण कर सकती है। सिद्धांत सही है, इसका सफल रूप से प्रयोग करना असंभव नहीं है, लेकिन यह एक निश्चित रूप से आसान कला नहीं है जिसे हासिल किया जा सके। इसके अलावा एक व्यापक समूह है जिसे विशेष परिस्थितियां कहा जा सकता है, जो कई वर्षों तक सालाना 20% या उससे बेहतर रिटर्न देने की संभावना रखती है, और जिनमें उन लोगों के लिए न्यूनतम कुल जोखिम होता है जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। इनमें इंटरसिक्योरिटी आर्बिट्रेज, लिक्विडेशंस में भुगतान या वर्कआउट्स और कुछ प्रकार के संरक्षित हेज शामिल हैं। सबसे सामान्य मामला एक संभावित मर्जर या अधिग्रहण है, जो कुछ शेयरों के लिए उनके घोषणा के दिन की कीमत से कहीं अधिक मूल्य प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे सौदों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, और यह विशेषज्ञों के लिए एक बहुत लाभकारी अवधि होनी चाहिए थी। लेकिन मर्जर घोषणाओं की बढ़ोतरी के साथ मर्जर में रुकावटों और उन सौदों की संख्या भी बढ़ी जो सफल नहीं हुए थे। इस प्रकार इन एक बार विश्वसनीय संचालन में कई व्यक्तिगत नुकसान हुए। शायद अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण समग्र लाभ दर में भी कमी आई है। इन विशेष परिस्थितियों की कम लाभप्रदता इस पुस्तक के जीवनकाल के दौरान विकसित एक प्रकार की आत्मविनाशकारी प्रक्रिया का प्रतीक प्रतीत होती है, जो घटती प्रतिफल दर के सिद्धांत से मिलती जुलती है। 1949 में हम पिछले 75 वर्षों में स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का अध्ययन प्रस्तुत कर सकते थे, जो एक सूत्र का समर्थन करता था जो कमाई और वर्तमान ब्याज दरों के आधार पर डीजेआईए को इसके केंद्रीय या आंतरिक मूल्य से नीचे खरीदने और ऐसे मूल्य के ऊपर बेचने के लिए निर्धारित करता था। यह रॉथस्चाइल्ड्स के शासक आदर्श का एक अनुप्रयोग था, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, और इसका फायदा यह था कि यह वॉल स्ट्रीट के गहरे जड़े जमाए और हानिकारक आदर्श के ठीक उलट था, जिसके अनुसार स्टॉक्स को इसलिए खरीदा जाना चाहिए क्योंकि वे ऊपर गए हैं और बेचा जाना चाहिए क्योंकि वे नीचे गए हैं। अफसोस 1949 के बाद यह सूत्र काम नहीं करने लगा। एक दूसरा उदाहरण प्रसिद्ध डॉव थ्योरी से मिलता है, जो 1897 से 1933 के दौरान इसके उत्कृष्ट परिणामों की तुलना में 1934 के बाद इसके कहीं अधिक संदिग्ध प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। एक तीसरा और अंतिम उदाहरण जो हाल ही में उपलब्ध नहीं था, हमारे अपने वॉल स्ट्रीट पर किए गए कार्यों का एक बड़ा हिस्सा उन सस्ते स्टॉक्स को खरीदने पर केंद्रित था जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था क्योंकि वे अपनी शुद्ध वर्तमान संपत्तियों कार्यशील पूंजी में उनके हिस्से से कम में बिक रहे थे, जिसमें संयंत्र खाता और अन्य संपत्तियां शामिल नहीं थी, और सभी कर्जों को स्टॉक से पहले घटाया गया था। यह स्पष्ट था कि ये मुद्दे एक निजी व्यवसाय के रूप में उद्यम के मूल्य से बहुत नीचे बिक रहे थे। कोई भी मालिक या बहुमत धारक यह नहीं सोचता था कि वह जो कुछ भी रखता है उसे इतनी हास्यास्पद निम्न कीमत पर बेचेगा। अजीब बात यह है कि ऐसे असामान्यताएं ढूंढना मुश्किल नहीं था। 1957 में एक सूची प्रकाशित की गई थी जिसमें बाजार में उपलब्ध लगभग 200 ऐसे मुद्दों को दिखाया गया था। विभिन्न तरीकों से लगभग सभी ये सस्ते मुद्दे लाभकारी साबित हुए और औसत वार्षिक परिणाम ने अधिकांश अन्य निवेशों से कहीं अधिक लाभदायक साबित किया, लेकिन वे भी अगले दशक में लगभग पूरी तरह से स्टॉक मार्केट से गायब हो गए और उनके साथ शातिर और सफल संचालन के लिए एक विश्वसनीय क्षेत्र भी गायब हो गया जिसे उद्यमी निवेशक ने अपना लिया था। हालांकि 1970 की निम्न कीमतों पर फिर से ऐसे कई उप कार्यशील पूंजी मुद्दे बाजार में आ गए थे और बाजार की मजबूत पुनरुद्धार के बावजूद साल के अंत में इनमें से काफी संख्या में ऐसे मुद्दे बने रहे जिससे एक पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया जा सकता था। आज की स्थितियों में उद्यमी निवेशक के पास फिर भी बेहतर औसत परिणाम प्राप्त करने की कई संभावनाएं हैं। बाजार में बिकने वाली प्रतिभूतियों की विशाल सूची में एक उचित संख्या में ऐसे मुद्दे शामिल होने चाहिए जिन्हें
तार्किक और रीजनेबली विश्वसनीय मानकों के द्वारा अंडरवैल्यूड के रूप में पहचाना जा सके। इनसे औसतन DJIA या किसी समान प्रतिनिधि सूची की तुलना में अधिक संतोषजनक परिणाम मिलने चाहिए। हमारे दृष्टिकोण में इनकी खोज निवेशक के प्रयास के लायक नहीं होगी जब तक कि वह अपनी स्टॉक पोर्टफोलियो से औसत वार्षिक लाभ में कहें 5% जोड़ने की उम्मीद न कर सके। हम सक्रिय निवेशक के लिए स्टॉक चयन के लिए एक या एक से अधिक ऐसे दृष्टिकोणों को विकसित करने का प्रयास करेंगे।